नमस्कार दोस्तों, रियल नंबर का सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे जो कि बेसिक कंसेप्ट से ही संबंधित है। जो फर्स्ट पार्ट था वो भी हमारा बेसिक था। थर्ड पार्ट जो आएगा वो हमारा एडवांस से संबंधित होगा। एडवांस जो रियल नंबर्स का कंसेप्ट होगा उससे आज हम बेसिक कंसेप्ट के ही कुछ पॉइंट डिस्कशन करेंगे, जिसके अंतर्गत जो हमारे फ्रैक्शनल नंबर हैं उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं और लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है वो हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे फ्रैक्शनल नंबर होते हैं उनको नंबर लाइन पर आसानी से किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस विधि का डिस्कशन करेंगे। और इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं उनको आसानी से नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही पाई जो होता है वैल्यू, पाई का हम नोटेशन जो होता है वो रैशनल मानने की इर्रेशनल मानने, इस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि पाई को इर्रेशनल यानी अपरिमेय संख्या क्यों माना जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहीं से, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है यहीं से शुरुआत करते हैं। कुछ इस टाइप में मान लिया जाए हमसे ये पूछा जाता है कि भाई इन तीन फ्रैक्शनल नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो हम इस पॉइंट को हटा देते हैं। क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है, सॉल्यूशन शुरुआत कर देते हैं यहां से, मतलब इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज नंबर, सीधा सा हिसाब किताब। इसमें हम जो न्यूमरेटर्स होते हैं उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कर दीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8, 16 एंड 20, और जो डिनोमिनेटर में आप इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 जो डिनोमिनेटर्स हैं उनके 15 एंड 21। अब ये क्या आएगा, हम सभी जानते हैं 8 का, 16 का और 20 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो हमारा 4 आता है, और 3 का, 15 का और 21 का, इन्हें जो डिनोमिनेटर्स थे हमारे जो हर थे उनका हमारा एलसीएम ज्ञात करना। याद रहे वो जो आएगा हमारा वो 3 जो इन तीनों का एलसीएम आता है हमारा 3 का, 15 का और 21 का, वो 105 आएगा हमारा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका जब हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं इन तीनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 4/105 आंसर प्राप्त हो जाता है। और सेम क्वेश्चन का अगर हमें एलसीएम ज्ञात करना हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वही क्रिया, न्यूमरेटर्स वालों का आप एलसीएम ज्ञात करेंगे और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। थोड़ा सा उल्टा, अब हम यहां क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 8, 16 एंड 20, और नीचे लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3, 15 एंड 21। तो अब हमारा जो आंसर आएगा 8 का, 16 का और 20 का जो एलसीएम बनता है 360 बनता है, वो हम सभी जानते हैं कैसे निकालते हैं। 3, 15 और 21, अब इनका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करेंगे, वो हमारा 3 बनता है। तो इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा 120 आ जाता है। तो इन फ्रैक्शनल नंबर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल 120 आता है। अब हम डिस्कस करते हैं नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का आसान सा तरीका देखते हैं। अब मान लिया जाए हमारे सामने कोई कहता है कि एक नंबर है जैसे 8/3, इस नंबर को नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो सबसे पहला काम हम डिनोमिनेटर पे ध्यान देंगे। मान लीजिए एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, पहली बात ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव ये देखेंगे। ये पॉजिटिव नंबर है तो आप राइट साइड में जगह छोड़ेंगे, स्पेस छोड़ेंगे, लेफ्ट साइड से इसको शुरुआत करेंगे, लेफ्ट साइड में 0 डिनोट करेंगे। ठीक है, और डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर जितना भी है उतने ही पार्ट से क्वेश्चन चलेगा। 3 है तो आप 1, 2, 3 लिख के 3 पार्ट बना के 1 लिखिए, फिर 1, 2, 3, 2 लिखिए, फिर 1, 2, 3 और फिर 3 लिखिए। इस टाइप में चलता रहेगा, ये 3-3 के सेक्शंस बनेंगे और हमारे इंटीग्रल वैल्यू उसके ऊपर लिखी जाएगी। जैसे अब हर एक नंबर को ऐसा देखेंगे, स्टार्ट आप 0 से ही करोगे, बाई 3 लगा के, इसको आप पढ़ेंगे 0/3, इसको पढ़ेंगे 1/3, 2/3 और ये पढ़ा जाएगा 3/3। अब नोट करने के बाद 3/3 कितना होता है, 1। बिल्कुल सही चल रहे हैं हम, ये 1 आ गया। अब ये होगा हमारा 4/3, 5/3, 6/3। 6/3 कितना होना चाहिए, 2। एग्जैक्टली, बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही हम चलेंगे आगे, 7/3 ये होगा, 8/3 ये होगा। ठीक है, अब हम इसको देखें तो ये 7/3 और ये वाला हमारा 8/3 है, तो नंबर लाइन पर हमारा ये 8/3 इस प्रकार से रिप्रेजेंट हो जाता है। हमें ये सारे नंबर लिखने की जरूरत नहीं होती, हम जहां पर एक प्रकार से जो वैल्यू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं केवल वही वैल्यू रिप्रेजेंट कर दें, दैट विल बी सफिशिएंट कंसेप्ट। अब हम अगर मान लिया जाए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं 7/11,
ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव है ये भी, राइट साइड लेफ्ट साइड में जो होगा हमारा 0, राइट साइड में स्पेस, तो हम कितने डिनोमिनेटर पे फिर से ध्यान देंगे, डिनोमिनेटर 11 है तो हमें 11 पार्ट्स बना के वहां 1 लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये जो बन गया हमारा सेक्शन हमारे 11 बन जाते हैं, तो आप यहां पर लिखेंगे 1। तो पहले वाला जो होगा 0 के नीचे आप लिखेंगे 0/11, दिस इज 1/11, 2/11, 3/4/5 6 7 8 9 10, ठीक है, और 11/11 हो जाता है ये, ठीक है। अब 11/11 का मतलब कितना होता है, 1, सभी जानते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, एकदम हम सही चल रहे हैं। तो इसका मतलब हमें चाहिए था 7/11, 7/11 इस लाइन में कहां लाई करता है, 1 2 3 4 5 6 7, दिस वन इज 7/11। आप इसको ऐसे करके सर्कल एनसर्कल कर सकते हो, तो हमारा ये रिप्रेजेंट हो जाता है। पूरा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं होती, केवल यहीं पर आप दिखा सकते हो। मान लीजिए एक नेगेटिव नंबर लेते हैं, नेगेटिव नंबर सपोज दैट हमने ले लिया -12/5, ठीक है, -12/5 है, इसमें नेगेटिव नंबर है, ध्यान रहे, तो हम लेफ्ट साइड की तरफ स्पेस छोड़ेंगे और राइट साइड में 0 लेंगे। इस तरफ हमारा +1 +2 बाद की बात है। अब डिनोमिनेटर पे ध्यान, 5 है तो सेक्शन भी 5 होंगे, 1 2 3 4 5, और ये हमारा -1 होगा नेगेटिव साइड में, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5, -2 हो जाएगा, और आगे चलेंगे 1 2 3 4 5, ये -3 होगा। अब देखिए ये कौन है, 0/5, नेगेटिव, 0 ना नेगेटिव होती ना पॉजिटिव, दिस वन इज -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5, कितना होता है, -1, बिल्कुल सही चल रहे हैं भाई। ये वाला -6/5, -7/, -8/, -9/, -10/5, कितना होना चाहिए, -2 आता है, बिल्कुल करेक्ट इंटीग्रल वैल्यू बता रहा है। यहां से फिर -11/, और -12/, तो दिस वन नंबर, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमारी -12/5 को रिप्रेजेंट करती है। और वैसे भी आप देखें ध्यान से, तो -12/5 को जब आप फ्रैक्शन में लेके आते हो तो -2.4 के आसपास की वैल्यू बनती है, और -2.4 आप देख सकते हैं, -2 और -3 के लगभग बीच की वैल्यू है, ये एग्जैक्ट इसके ऊपर शो हो जाती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, रैशनल और इरैशनल नंबर का थोड़ा सा एक प्रकार से डिस्क्रिप्शन लेते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर जो होता है और जो इरैशनल नंबर होता है उसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, हम सभी जानते हैं इस बात को। हाँ, एक बात और बताऊंगा आपको मैं, जब नंबर की शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं, NO, ये भी एक प्रकार से एक अच्छा क्वेश्चन है अपना जनरल स्टडीज का, मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स से जो जनरल नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग NO लिखते हैं। एक्चुअल में ये वर्ड जो होता है वो न्यूमेरो जो वर्ड होता है उसका फर्स्ट और लास्ट लेटर लेकर के नंबर बनाया जाता है, और न्यूमेरो जो शब्द है दैट इज अ लैटिन वर्ड, ये एक लैटिन शब्द है। अब लैटिन का मतलब क्या होता है, लैटिन वो लैंग्वेज है जो उत्तर अमेरिका के दक्षिणी पार्ट में बोली जाती है। जैसे बोल रहा हूं, नॉर्थ अमेरिका के सदर्न पार्ट में, विशेषतः जो इटली होता है या रोम जो बोलते हैं एक प्रकार से, जहां पर रोमन भाषा जो होती है वो लैटिन भाषा के नाम से जानी जाती है। तो उसका जो वर्ड है न्यूमेरो, उसके फर्स्ट लास्ट लेटर जो होता है उसी का मतलब नंबर ही होता है, संख्या होता है। फर्स्ट लास्ट लेटर लेकर के हम नंबर की शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं, ठीक है क्या नहीं, NUMBER बोलते हैं इसको हम, NO को, तो इसीलिए यहां नंबर की शॉर्ट फॉर्म में NO लिखा जाता है। रैशनल नंबर हम सभी जानते हैं, कोई भी नंबर हमारा जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे 3/4 लिख देते हैं, ऊपर भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, नीचे भी एक इंटीजर यानी पूर्णांक होना चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन नीचे 0 पूर्णांक नहीं होना चाहिए। जैसे 7/0 लिख दूं तो ये हमारा रैशनल नंबर में नहीं आता। क्या इरेशनल हो सकता है, जी नहीं, क्योंकि ये रियल नंबर कैटेगरी में ही नहीं आता, आपको बात बताएं। बाकी जब इसके बारे में आप इन्फिनिटी हुई एक बार हुआ क्या और कुछ हुआ, या जो हमारे मैथमेटिकल इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, इनका जिक्र हम आगे एडवांस जो वीडियो आएगी, एडवांस का जो पार्ट होगा इसी का रियल नंबर्स का, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें हमें एक प्रकार से नई भी सीखने को मिल सकती हैं, नहीं तो क्या है तो मैथमेटिक्स से ही संबंधित, ठीक है। हमारे सामना उससे एक आध बार ऐसा होगा कि भाई एक आध व्यक्ति का या एक आध जो स्टूडेंट है उसने पहले वो चीज नहीं सीखी होगी, वो सीखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कि 3/4 7/0 इस टाइप में कोई और नंबर भी हो सकता है रैशनल नंबर, बिल्कुल। माने 8 के देखो भी क्या ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल, क्योंकि कोई भी नंबर जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हो। अब 8 को P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, बाई 1 लिख देंगे तो रैशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। कोई क्या देता है कि भाई क्या 0 एक रैशनल नंबर है,
इज जीरो अ रैशनल नंबर? यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। क्यों है? क्योंकि इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कोई कहे इसको पी बाई क्यू की फॉर्म आप कैसे लिखेंगे? इट्स पी बाई क्यू फॉर्म जो बनेगी, इसका जो पी बाई क्यू फॉर्म जो बनेगा जीरो का, वो जीरो के बाई में 1 भी लिख सकते हो, जीरो के बाई में 2 भी लिख सकते हो, जीरो के बाई में 5 भी, जीरो के बाई में नेगेटिव कुछ भी लिख सकते हो आप। जीरो नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ? जीरो के अपॉन में आप कोई भी नॉन जीरो नंबर आप लिख सकते हो, ठीक है। वो हमारा जो होगा जीरो का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है पी बाई क्यू की फॉर्म में। अब आते हैं भाई दूसरी डेफिनेशन। पहले एक ही डेफिनेशन पूरी हो जाए। रैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, जिसमें पी और क्यू दोनों ही हमारे इंटेग्रल वैल्यूज यानी पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर में यानी हर में जीरो पूर्णांक नहीं होना चाहिए। ऊपर नीचे और बाकी कोई भी हो, ऊपर जीरो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इर्रेशनल नंबर का जिक्र करें तो कोई भी नंबर जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अच्छा, 7/11 क्या ये रैशनल है? बिल्कुल है, क्योंकि इसको आप 711/100 कह सकते हो। ये पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। कोई नंबर जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, वो हमारा मतलब रैशनल नंबर नहीं होता। और तो जिसको हम मतलब नहीं कर सकते हैं वो रैशनल नहीं होता है। जैसे रैशनल नंबर के तौर पर, इर्रेशनल नंबर के तौर पर अगर हम देखें कोई भी नंबर, तो फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें तो एक डेसिमल फॉर्म के अनुसार बनती है, जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो इस टाइप में, जैसे 2.32 यानी हमारा ये टर्मिनेट हो जाता है, या फिर 2.323232 चलता रहे। ये क्या है? ये रिपीट हो रहा है। या तो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट ना हो तो रिपीट जरूर हो जाए, ऐसा नंबर रैशनल नंबर होता है, ठीक है। यानी बार भी लग सकता है, इसको आप चाहो तो 2.32 बार ऐसा भी लिख सकते हो। ये अलग नंबर, ये हमारा एक प्रकार से नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये वाला टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। अब इसके अंतर्गत देखिए, मान लिया जाए कोई यूं कहता है 2.3257680125 और 397, पता नहीं किसके बाद क्या आता चला जाए और रिपीटेशन का नाम ही ना है। कहने का तात्पर्य दोबारा से वही चीज रिपीट ना हो, लाखों करोड़ों अरबों तक चले जाओ, ठीक है, तो वो वाला नंबर इर्रेशनल कहलाता है। जैसे जितने भी हमारे नंबर जिनका स्क्वायर रूट पूरा नहीं बनता, सपोज दैट √2 है, √2 की वैल्यू होती है 1.41421356 और पता नहीं क्या क्या चलता चला जाएगा, लाखों करोड़ों अरबों तक कंप्यूटर के द्वारा भी कैलकुलेशन करी गई, लेकिन दोबारा से वही रिपीटेशंस नहीं बनता, तो दैट्स वाई √2 इज इर्रेशनल नंबर। √3 का जिक्र करते हैं, वो भी 1.73205081 और पता नहीं क्या क्या आता चला जाता है, तो उसका भी कोई अंत नहीं है, कहीं रिपीटेशन नहीं बनती, बार नहीं लग सकता, तो इसका मतलब ये भी एक इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। अब हम जिक्र करते हैं, जैसे कई बार आ जाता है जिक्र कि भाई कोई भी नंबर पाई का जिक्र करें, मान लिया जाए पाई के बारे में कह देते हैं पाई 22/7। व्हाट इज 22/7? इसकी कोई यूनिट तो होती है, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ तो है। एक्चुअल में 22/7 जो होता है वो रेडियन होता है भाई, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम के अनुसार आप, या इसको आप कह सकते हैं कि भाई हमारे मैथमेटिक्स में एंगल को मापने की इकाई होती है रेडियन, ठीक है, जिसमें कोण को मापा जाता है। 3 सिस्टम में मापते हैं हम, कोण को डिग्री में मापते हैं, रेडियन में मापते हैं और ग्रेड्स में मापते हैं। तो कोण को मापने की इकाई होती है बड़ा रेडियन जो होता है। एक्चुअल में ये 22/7 वाला सिस्टम जो होता है, यानी पाई को हम क्या मानना है? पाई हमारा रैशनल है कि इर्रेशनल है? वैल्यू लिखते हैं तो 22/7 लिखते हैं, लेकिन मानते हैं तो इसको आप अपरिमेय यानी इर्रेशनल नंबर मानते हैं। ऐसा क्यों? एक बार इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। पाई के बारे में कह देते हैं कि पाई जो होता है ना, वो किसी भी सर्कल में सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो जो होता है उसी को पाई बोलते हैं। अगर ये कोई भी सर्कल, इसका ये डायमीटर परिधि बोलते हैं इसको, ये डायमीटर मतलब सॉरी क्या बोलते थे, सरकमफ्रेंस ये होता है और ये वाला हमारा डायमीटर होता है, यानी इसको हम व्यास बोलते हैं। तो ये कह देते हैं किसी भी सर्कल जो कितना बड़ा हो कितना भी छोटा हो, हम सरकमफ्रेंस को डिवाइड कर देते हैं उसके डायमीटर से, ठीक है। सरकमफ्रेंस को अगर डायमीटर से डिवाइड कर देते तो ये जो रेशियो बनती है, इसी को हम एक प्रकार से पाई का नाम देते हैं। अब देखो, अगर इसको पाई का नाम दे दिया, फिर इसको हम इर्रेशनल क्यों मानते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन अभी करते हैं, ठीक है। 22/7 तो रैशनल नंबर हुआ, फिर भी इर्रेशनल क्यों मानते हैं? एक छोटा सा काम मान लिया जाए, अब इसका डिस्कशन, ये वास्तव में जहां कहीं भी होता है डिबेट का कारण भी बनता है कि पाई को इर्रेशनल क्यों माना जाता है। जब मैथमेटिक्स की डिबेट्स होती हैं तो वहां पर इसका जिक्र आता है, ठीक है।
अब देखिए पाई को इरेशनल क्यों कहा जाता है, मान लीजिए एक सर्कल हम ये ले लेंगे। अब इसका हम थोड़ा सा जवाब देने की कोशिश करेंगे या इस बात को क्लैरिफाई करते हैं कि भाई पाई को हम इरेशनल क्यों मानते हैं, अपरिमेय क्यों मानते हैं। 22/7 इसकी वैल्यू लिख देते हैं। एक्चुअल में ये 22/7 इसकी एक प्रकार से एज्यूम्ड वैल्यू होती है, मानी हुई वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। देखिए जरा, फिर एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है वही तो नहीं पता लग रहा है, अभी पता लगेगा इस बात का भी। इस बात का एक प्रकार से क्लैरिफिकेशन होता है। ये अगर मान लिया जाए कोई भी सर्कल है और ये उसका डायमीटर है, हम इसकी पैमाइश कर लेते हैं और इसकी पैमाइश कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, ठीक है। इसमें परिधि जो भी बढ़ती है हमारी, परिधि यानी सरकमफ्रेंस बोलते हैं, डिवाइडेड बाय इसका व्यास। एक आध बार हिंदी में भी लिख देता हूं, एक आध इंग्लिश में लिख दें तो बेहतर होगा, दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को फायदा होगा। परिधि को अगर हम इसके व्यास से डिवाइड कर देते हैं, इसी को हम पाई बोलते हैं। अब कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी, हम इसको पॉइंट्स में आप इसको मतलब पैमाइश करते हैं हम, और इसकी भी पैमाइश कर दी तो दोनों को डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या किया, एक और कोई बड़ा सर्कल लिया, इससे भी बड़ा, उसमें भी यही क्रिया कर ली। अब एक छोटा सा सर्कल लिया, बिल्कुल और भी छोटा, मतलब इनसे भी, उसमें भी यही क्रिया कर ली, परिधि बाय व्यास निकाला। बिल्कुल छोटा सा सर्कल और भी लेते हैं, उसमें भी यही क्रिया कर ली। तो मतलब जितने भी आप सर्कल लेंगे सब में दिस बाय दिस करेंगे, क्या वैल्यू हमारी इनका सभी की आउटपुट क्या एग्जैक्ट सेम आएगी? नहीं आएगी। क्यों? कोई फर्क आए बगैर रहेगा ही नहीं पॉइंट्स में थोड़ा बहुत, ठीक है कि नहीं। किसी में मान लिया इसकी वैल्यू बात करें हम, इसके अंदर अगर हमने दिस अपॉन दिस किया और वो वैल्यू सपोज दैट आ गया हमारा 3.1415926 और यहां आ गया 79 आ गया, सपोज दैट इतनी छोटा ये बड़ा, इसका हमने निकाला, उसकी वैल्यू आई 3.1415926 यहां तक करेक्ट निकाली। उसके बाद यहां आ गया, मान लिया फर्क मिल गया हमें, यहां मिल गया हमारा 72, या किसी में आया 3.1415926 फिर 7 या 65 आ गया किसी में लास्ट में। इतने से माइन्यूट सा फर्क, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन किसको आप एग्जैक्ट मानोगे? ऐसे ही लाखों करोड़ों सर्कल्स, अरबों सर्कल्स का आप अलग अलग निकालोगे, सब में ये वैल्यू अलग अलग आएगी, तो किसी फिक्स नतीजे पर हम नहीं पहुंचे। दैट्स व्हाई दिस वैल्यू कैन नॉट बी टेकन एज रैशनल, ठीक है कि नहीं। इसको आप इररेशनल नंबर्स के तौर पर, क्योंकि इनफाइनाइट सर्कल हो जाते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स की अगर आप रेशियो भी निकालोगे, मतलब एवरेज भी निकालोगे, सभी को जोड़ के जितने सर्कल हम लोग करो सभी को उसकी डिवाइड करके कोशिश करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू हो सब में एक जैसा नहीं आएगा। कभी 10 सर्कल का लेके चलेंगे, कभी 50 सर्कल का एवरेज निकालेंगे तो सबका सेम नहीं आएगा। दैट्स व्हाई पाई कैन नॉट बी टेकन एज रैशनल नंबर। पाई को हम इररेशनल कंसीडर करेंगे, क्योंकि इनका हम लाखों अरबों करोड़ों यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स का इनफाइनाइट रिजल्ट ही मिलेगा, कुछ ना कुछ पॉइंट्स में जाकर के फर्क मिल जाएगा, ठीक है। तो एक जैसा नहीं आया, इसीलिए पाई को हम इररेशनल कंसीडर करते हैं। इसके बाद अब हम जिक्र करते हैं आगे चल करके किसी भी इररेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें। उससे पहले हमें दो चीजों का जानना अनिवार्य है, ठीक। सबसे पहला काम एरिया का कंसेप्ट, दूसरा हमारा जो पाइथागोरस सिस्टम है उसका कंसेप्ट। एरिया किसको बोलते हैं पहले ये बताते हैं। एरिया का जो कंसेप्ट होता है, कई बार हम डेफिनेशन देते हैं कि सपाट तल जो होता है वो एरिया होता है, ठीक है। कोई कहते हैं व्हाट इज एरिया, दैट इज जस्ट ए सरफेस, ठीक है, उसको एरिया बोल देते हैं। एक्चुअल में एरिया का कंसेप्ट ध्यान से सुनेंगे भाई, हम मैं यूं नहीं कहता कि भाई किसी ने और ने डिफाइन ही नहीं किया इससे पहले, बहुत सारे डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन ये तो वो है भाई जिसको एक प्रकार से सीखने को अभी मिल जाए तो बेहतर है। एरिया का कंसेप्ट क्या होता है मैं आपको बताऊं, जब कभी भी कोई भी सरफेस हो, उस सरफेस को यूनिट लेंथ के स्क्वायर्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। यूनिट लेंथ के नंबर ऑफ स्क्वायर्स उसके ऊपर कितने बन सकते हैं, कितने छापे जा सकते हैं, ठीक है, दैट इज एरिया। यानी द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन ए प्लेन सरफेस इज नोन एज एरिया ऑफ दैट सरफेस। यूनिट सर्कल की यूनिट स्क्वायर्स की बात क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि यूनिट का मतलब वहां पर मीटर से भी हो सकता है, फुट से भी हो सकता है, इंच से भी हो सकता है, सेंटीमीटर से भी हो सकता है। मान लिया जाए ये है, अगर मान लिया ये कोई भी एरिया है हमारे पास और ये मैंने कहा कि 10 सेंटीमीटर लेंथ का है और मान लिया 6 सेंटीमीटर की विड्थ है, तो इसके अंदर मैं एक एक सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर्स इसके ऊपर बना सकता हूं। इसके अंदर इसको, इस पूरे एरिया को एक एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे स्क्वायर्स में अगर बांटने लगूं तो इसमें कितने स्क्वायर्स बनेंगे, उन स्क्वायर्स की काउंटिंग ही इस सरफेस का या इस एक प्रकार से जो हमारा एक डायग्राम बना हुआ है इसका एरिया कहलाएगा। कोई भी हमारे पास मान लिया प्लॉट है, कोई कहता है कि भाई ये प्लॉट हमारा 180
स्क्वायर यार्ड्स का, या 180 गज का बोल देते हैं वैसे देखा जाए तो एक्चुअली वो स्क्वायर यार्ड्स होते हैं। स्क्वायर का मतलब हो गया एक एक गज लेंथ के उसके अंदर कितने बॉक्स बन सकते हैं, छापे जा सकते हैं, दैट इज द एरिया। अब हम इस कंसेप्ट पर आते हैं वापस। अपना एक प्रकार से जो पाइथागोरस रूल होता है सभी जानते हैं, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लिया इसके अंदर ये 8 सेंटीमीटर की लेंथ की है और ये वाला, हाँ एक बात और बताऊं, अगर मान लिया स्क्वायर है, स्क्वायर का सभी जानते हैं एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। इसके अंदर मान लिया 8 साइड है, यहाँ 8 साइड ये है तो इसके अंदर 64 बॉक्सेस बन सकते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर पे एक लाइन यूं लगाते चले जाएं, ऐसे यूं लाइन लगाएं तो इसमें 64 बॉक्सेस हमारे बनेंगे एक प्रकार से, 8 की 8 लाइन बनेंगी एक जैसे स्क्वायर। तो अगर इनके बॉक्सेस की संख्या का रूट कर दें तो साइड आ जाती है किसी भी स्क्वायर में, ठीक है। जितने भी बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस कहूं या स्क्वायर्स कहूं, बात वही है, छोटे बड़े स्मॉल स्क्वायर्स, तो वो किसी स्क्वायर का साइड आ जाता है बॉक्सेस का रूट करते हैं। तो अब मान लिया जाए ये है और साइड का स्क्वायर करते हैं तो बॉक्सेस की संख्या आ जाती है। इसके हर एक साइड के ऊपर एक एक स्क्वायर जनरेट करते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो इसके बॉक्सेस की संख्या क्या होगी, 8 इंटू 8 64। इसके अंदर मान लीजिए ये हमारा है 6, तो इसके अंदर कितने बनेंगे, 6 ये और 6 ये, तो 6 की 6 लाइन बनेगी इस टाइप में क्रॉसिंग करें तो इसके अंदर जो बॉक्सेस की काउंटिंग होगी हमारी वो 36 बनेगी। अब अगर हम इसी प्रकार से एक बड़ा स्क्वायर हम यहां पर भी बनाएंगे, एक स्क्वायर इसके हाइपोटेन्यूज पर भी, तो यहां भी एक बड़ा स्क्वायर बनेगा, ठीक है। स्क्वायर की बात करें तो इस स्क्वायर के अंदर कितने बॉक्सेस बन सकते हैं, इन दोनों का जोड़ जो बनेगा, तो 64 और 36 कुल मिलाकर के 100 यहां पर ये बनेगी। हम सभी जानते हैं इस चीज को। अगर हम बॉक्सेस की संख्या, अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, जब हम इसका इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें इन्हीं की जरूरत, इसी प्रकार की एक प्रकार से फाउंडेशन की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए जरा, अब हम 100 का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो कितना आता है, वो ये साइड बन जाती है, ठीक है। तो बॉक्सेस की संख्या का रूट निकालेंगे तो साइड आ जाएगी, साइड का स्क्वायर कर देंगे तो बॉक्सेस की संख्या आ जाती है, तो ये हमारा 10 बन जाता है भाई 100 का स्क्वायर रूट। अब हम आते हैं मेन पॉइंट्स पर, एंड दैट इज हाउ टू रिप्रेजेंट एन इर्रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। मान लिया जाए हमें रूट 17 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम नंबर लाइन जो भी ड्रॉ कर, मतलब जो भी नंबर लाइन इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक जगह पर ओरिजिन भी जरूर दिखाएंगे, यानी 0 पॉइंट जो होगा हमारा, तो 1 2 3 4 5 इस टाइप में चलती चली जा रही है नंबर लाइन। इधर -1 -2 होते हैं हमारे, ठीक है। फिर अब हम 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब मान लिया जाए मैं रूट 17 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, तो सबसे पहला काम आप 1 का स्क्वायर करो, 1 छोटा रहेगा, 2 का स्क्वायर करते हैं, जो नजदीक पहुंचेगा स्क्वायर इसको देखते हैं, 4 3 का स्क्वायर करते हैं 9, 4 का स्क्वायर जो आता है वो हमारा 16 बनता है, 5 का स्क्वायर इससे बड़ा हो जाता है, तो आप 4 के स्क्वायर को लेंगे, मतलब 4 को लेंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 4 की लेंथ यहां से लेकर के और यहां तक की लेंथ, ये लाइन आप ड्रॉ करेंगे, सबसे पहला कार्य, ठीक। और हमने पता है 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, कमी कितने की रहती है अभी रूट 17 को रिप्रेजेंट करने के लिए, 1 की कमी अभी बाकी है, तो इसका मतलब आप यहां से इस तरफ एक यूनिट 90 डिग्री पर एक यूनिट की लेंथ लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से एक छोटा सा लाइन लगाता हूं यहां पर मैं, जैसे ये है, ठीक है। फिलहाल हम 1 यूनिट की लेंथ इसी के बराबर है, यहां से यहां तक की हम 1 यूनिट की लेंथ ले रहे हैं ये वाली, ठीक है। तो हम यहां से 90 डिग्री पर ऐसे, हमारे पास सेट स्केल का सिस्टम होता है उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वो सेट स्केल यहां लगाएंगे और 1 यूनिट की लेंथ आप यहां से यहां तक यूं ले लेंगे। ये बनाया 90 डिग्री पर अपने आप बन गया, क्योंकि सेट स्केल पर 90 डिग्री वाला सिस्टम होता है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस 0 से डायरेक्ट मिलाएंगे, स्केल के सहारा लेकर के, और स्केल से ही मिला दिया। स्केल का इस्तेमाल करना है, ध्यान रखना, ठीक है। मान लिया हमें ये प्रकार की स्केल इस्तेमाल कर रहे हैं, यूं लगा दिया, और ये हमने स्केल के द्वारा ये किया, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट होगी। इसमें ध्यान से देखो, इस तरफ अगर मैं एक स्क्वायर जनरेट करना चाहूंगा इस तरफ, तो यहां कितने बॉक्सेस बनेंगे, 4 बाई 4 का है, तो इसमें 16 बॉक्सेस इस तरफ बनेंगे। ये 1 यूनिट का है बस, तो इसमें एक ही बॉक्स बनेगा, तो 1 और 16 मिलकर 17 बॉक्सेस जो होंगे वो यहां वाले इस पर बनेंगे। अगर हम यहां बनाना चाहें तो इसको सिर्फ इमेजिन करेंगे, आप बनाना नहीं है, इसको भी इमेजिन करेंगे, इसको भी इमेजिन करेंगे, केवल कल्पना लेनी है, बनाना नहीं है अभी। ये वाला सिस्टम आपको इसमें, तो यहां पर हमें पता है कि 16 और 1 17 बॉक्सेस अगर यहां मिल जाते हैं, तो 17 अगर ये है बॉक्सेस, तो यहां इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो ये एक प्रकार से
नंबर लाइन पर, ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं हुआ, लेकिन लेंथ का पता लगे कि रूट 17 यहां से लेकर यहां तक की जितनी लेंथ जो होती है रूट 17 होती है। अब आप प्रकार का सहारा लेंगे, ठीक है, कंपास लेकर के यहां इस पर पिन पॉइंट रख के 0 पर ओरिजिन पर इसके जितना माप के पैमाइश कर लिया, और इस उसको क्या बोलते हैं अपने एक आर्क जो होती थी वो चाप जो होती है वो यहां से यूं बढ़ा देंगे। ये आर्क जहां भी इस मेन लाइन को काटेगा वो हमारा ओरिजिन से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है वो वास्तव में यहां से यहां तक की रूट 17 के बराबर है। तो ये वाला कहलाएगा हमारा रूट 17, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो इसका नाम आप कोई भी रख सकते हो, पी पॉइंट रख लिया, सपोज दैट यहां ओ के जो ओ या 0 एक ही बात है, तो हियर ओपी रिप्रेजेंट रूट 17, इस प्रकार से दिखा सकते हैं। मान लिया हमसे कोई कहता है कि रूट 13 को दिखाना, अगर हम रूट 13 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, रूट 5 दिखाना चाहते हैं, रूट 5 भी हो जाएगा, रूट 3 वाला सिस्टम भी कोई खास बड़ी बात नहीं है। मान लिया हम रूट 11 को दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब रूट 11 के लिए हम क्या करेंगे, वही क्रिया 3 3 जा 9, 4 4 जा ज्यादा बन जाता है, तो हम 3 यूनिट 1 2 3 यहां तक की लाइन को डार्क करेंगे, या एक प्रकार से पेंसिल से यहां तक लाइन लगाएंगे, और उसके बाद वही सेट स्केल का सहारा लेकर के, अब हमें पता है 3 3 9 बनता है, 2 का फर्क रह जाता है यहां तक पहुंचने में। अगर आप यहां पर 2 यूनिट लेंथ ले लोगे यहां तक की तो गड़बड़ हो जाएगी। 2 यूनिट का मतलब यहां पर स्केल जो बनेगा उसमें 4 बॉक्स बनेंगे, 9 और 4 13 बॉक्स हो जाएंगे, जो कि 11 बॉक्स से ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, यहां जो भी लाइन खींचेगी उस पर जो बॉक्स बनेगा उसमें 11 बॉक्सेज होने चाहिए। 11 बॉक्सेज कब बनेंगे, 11 बॉक्सेज के बराबर का मतलब एरिया, बराबर का एरिया 11 बॉक्सेज के बराबर का एरिया कब बनेगा, जब यहां पर ये वाला स्टेप या तो 9 है तो इसका मतलब 2 यहां बढ़ना चाहिए, 2 यहां सीधा बढ़ नहीं सकता, तो इसका मतलब पहले आप 1 यूनिट ही लेके चलेंगे, 1 यूनिट वाला लेके चले तो ठीक है भाई, इसको इससे सीधा मिलाया स्केल से, तो 1 यहां बॉक्स 9 यहां बॉक्स, तो कुल मिलाकर के कितने बॉक्स हो जाते हैं, 9 और 1 10, तो यहां पर इस पर 10 बॉक्स बन रहे हैं। 10 बॉक्स अगर यहां बढ़ सकते हैं तो इसका मतलब ये साइड कितनी हुई, दिस इज रूट 10। अब हम क्या करेंगे, फिर से रूट 10, तो ये बॉक्स आप इधर भी बना सकते हो बड़े वाला स्केल, और इधर भी बना सकते हैं चाहे तो। अब फिर से आप सेट स्केल का इस्तेमाल करेंगे और इस पॉइंट पर ऐसे रख के 90 डिग्री, ध्यान रहे मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइन के पैरेलल इसको रखेंगे, 90 डिग्री वाला स्टेप फिर से बनाएंगे इसके ऊपर ऐसे, और 1 यूनिट लेंथ, अरे हाँ 1 यूनिट लेनी थी भाई, 1 यूनिट ठीक तरीके से दिखाएंगे हम, इसी के बराबर 1 यूनिट होगी हमारी ये वाला, तो यहां से यहां तक ये बना भाई 1 यूनिट हमारा। अब इसके ऊपर तो ये वाला रूट 10 है हमारा, अब यहां रखते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से, 1 यूनिट लेंथ फिर से ड्रॉ करते हैं ऐसे, दिस इज 1 यूनिट, यहां मतलब 1 यूनिट यहां पर हो गया, फिर से 1 यहां बन गया। अब हमें यह पता है कि इस लाइन पर जो बॉक्स बनेगा मतलब स्टेयर बनेगा उसमें कितने बॉक्स होंगे, 10, और इस पर कितना है 1, तो 10 और 1 11, ठीक है कि नहीं, तो 11 बॉक्सेस कुल मिलाकर के हो जाते हैं। अगर मैं यहां मिलाऊंगा तो यहां जो बॉक्स बनेगा उस पर, यहां जो मतलब स्केयर बनेगा उसमें 11 बॉक्सेस होंगे। अगर यहां 11 बॉक्सेस होंगे तो ये साइड कितनी होगी, रूट 11। अगर ये रूट 11 है तो इसकी लेंथ जितना आप प्रकार ऑपरेट करेंगे, ठीक है, यानी कंपास ऑपरेट करा, और उसके बाद ये जो आर्क है इस इतनी आर्क लेकर के वो आर्क आप आगे यूं बढ़ा देंगे, वो जहां भी इसको डिडक्ट करेगी मतलब इंटरसेक्ट करेगी इस मेन लाइन को, वो हमारा पी पॉइंट मान लेंगे। तो ओ से पी तक जो लेंथ होगी हमारी वो क्या कहलाएगी, रूट 11 होगी भाई, ओपी, ठीक है। इस प्रकार से हम नंबर लाइन के ऊपर कोई भी ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रूट 11 की एक्चुअल में जो वैल्यू होती है 3.3166 कुछ ऐसी होती है। अब अंदाजा हम लगा सकते हैं कि 3 से कुछ ज्यादा ही, और रूट 17 जो आया था हमारा, रूट 17 की जो लगभग वैल्यू होती है 4.123 कुछ ऐसी होती है। तो रूट 70 जो है, रूट 17 हमारे 4 से आगे आया था, ये देखो यहां 4 था, तो यहां पर हमारा रूट 17 आया था 4.123 के आसपास, यहां से कुछ मतलब 4 और 5 के बीच की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। तो इस प्रकार से हम नंबर लाइन पर इनकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। और आज का वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो हमारा एडवांस होगा, और एडवांस में हम +1 और 2 के लिए रियल नंबर्स का डिस्कशन करेंगे, जो हमारा रिलेशन फंक्शन के अंतर्गत बहुत ज्यादा अहमियत रखेगा और साथ में लिमिट्स के कंसेप्ट में भी काफी योगदान देगा।